आप देख रहे हैं हेलो डीडी, जिसमें हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं फिल्म अभिनेता रज़ा मुराद जी से। रज़ा जी, कैसा लग रहा है हमारे दूरदर्शन में आकर आपको? यहाँ जब भी आता हूँ जी ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क से बात कर रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये जो दूरदर्शन है जी मनोरंजन का और ज्ञान का, जी इससे बड़ा माध्यम हमारे मुल्क में नहीं है। जी और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ही क्यों, शायद पूरी दुनिया में ना हो। तो ये बिल्कुल मुझे एक बड़ी पावन जगह लगती है, मुक़द्दस जगह लगती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा जी। हमें ये बताइए कि ये परंपरा जो प्रथा आपके यहाँ चली आ रही है माफ़ कीजिएगा, जी कि आपके फादर भी एक्टर थे और फिर आपने भी एक्टिंग शुरू की, तो आपको उनका कुछ ऐसा देख के लगा, ये कैसे डिसीज़न लिया कि मैं भी फिल्मों में ही काम करूं? एक बहुत पुरानी मिसाल है कि बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, जी, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा तो बाप का असर तो होता ही है। जी, बचपन में बेटा जिस घर में आँख खोलता है, जो माहौल देखता जी है हाँ, घर तो का। बाप ही उसके लिए सब कुछ होता है। लेकिन जिस तरह की आपने एजुकेशन ली जी। है, उससे तो लगता है कि नहीं, कुछ और करना चाहते थे आप। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कोई बिजनेसमैन पैदा नहीं हुआ, जी तो स्कॉलर बनने का कोई सवाल नहीं था, जी बिजनेसमैन बनने का कोई सवाल नहीं था। और ये एक ख़ानदानी पेशा है हमारा। सन 1942 से हम इस शो बिजनेस में हैं। जी मेरे साथ एडवांटेज ये हुआ कि जब मैं जवान हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, जी तो हमारे यहाँ फिल्मों की ट्रेनिंग का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था, फिल्म एंड FTI टेलीविजन जी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लेकिन आपके जब फादर काम करते थे तब कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लोग तो हाँ, देखिए, ऐसे ही आए थे। इंस्टीट्यूट नहीं था, हाँ। लेकिन जिस इंस्टीट्यूट से वो आए थे, हाँ। वो महबूब खान का इंस्टीट्यूट था, जी जी वो कियासिफ का इंस्टीट्यूट था, जी, वो तो खुद बिमल रॉय का इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट था। थे। जी हाँ। जी तो यहाँ जो आपने ट्रेनिंग ली, 3 जी। साल का डिप्लोमा किया, जी। और आजकल जो मैं देख रही हूँ 3 मंथ्स कोर्स होते हैं जी, एक्टिंग जी। के, तो क्या इस 3 महीने में वो एक्टिंग सीख पाते हैं? देखिए, अगर जिसमें टैलेंट नहीं है तो उसके लिए 30 साल भी कम है। जी एक आर्टिस्ट जो है, एक कलाकार जो है, वो बिल्कुल एक हीरे की तरह होता है, अंतर्राष्ट्रीय हीरे की तरह होता है। जी कोई भी ट्रेनिंग उसे तराश के हीरा बना सकती है, लेकिन बताते खुद अगर आपके अंदर कुछ नहीं है, तो कोई भी फिल्म इंस्टीट्यूट, कोई भी गुरु आपको कुछ बना नहीं सकता। क्योंकि पत्थर को आप तराश के एक खूबसूरत इमारत बना सकते हैं, लेकिन उस पत्थर को आप हीरा नहीं बना सकते। जी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आजकल के जो फिल्म इंस्टीट्यूट्स ज़्यादातर हैं, कुछ जी। अच्छे भी हैं, जी कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये मनी मेकिंग रैकेट्स हैं। छोटे छोटे शहरों में ये इश्तिहार देते हैं कि हम कलाकार बनाएंगे और हम आपको फिल्मों में काम करने की गारंटी देंगे। ये सब मनी मेकिंग रैकेट्स हैं। ज़्यादातर लोग इसमें जो हैं, तो इससे थोड़ा बच वो- के जी रहना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। जी हाँ। रज़ा जी, इस समय नीता मखीजा का फ़ोन आया है। हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। वही क्वेश्चन आपसे ही पूछना है ना? हाँ जी, बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ, हेलो। जी। रज़ा मुराद जी, पहले ये बताइए कि आप किस शहर से बोल रही हैं नीता? मैं उमरगा से बात कर रही हूँ। उमरगांव, उमरगांव, महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र का बॉर्डर जो है। नहीं, गुजरात महाराष्ट्र। हाँ, गुजरात हाँ, महाराष्ट्र जी जी से। जी जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप विलेन का रोल कर करके बोर नहीं हो जाते हो क्या? देखिए, दाल रोटी कमा के कोई कैसे बोर हो सकता है? और ऐसा कीजिए नीता जी, कोई अच्छी पार्टी ढूंढकर कोई ऐसा प्रोड्यूसर लाइए जो मुझे हीरो ले ले, और अगर मुझे हीरो वो लेता है, मेरे साथ फिल्म बनाता है, फिल्म हिट होती है, तो मैं बिल्कुल विलन का काम नहीं करूंगा। अगर इस सिलसिले में आप मेरी मदद कर सकती हैं तो किसी प्रोड्यूसर को ढूंढिए मेरे लिए। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे भारतवर्ष में इतनी हिम्मत करने वाला कोई शख्स होगा नहीं। रज़ा मुराद जी, मैं यहाँ आपको टोक रही हूँ कि उस टाइम, उस पीरियड में जब आप आए थे, जी। तो अमिताभ बच्चन जी आए थे, अमोल पालेकर थे, शत्रुघ्न सिन्हा भी हीरो बने थे, तो आपको ये मौका क्यों नहीं मिला हीरो बनने का? नहीं, मुझे मौका मिला। अच्छा। मुझे बिल्कुल मौका मिला। कुछ लोगों ने
मुझे हीरो लेकर, ये नहीं कहूँगा कि हिम्मत की, अच्छा। मुझे हीरो लेकर गलती की, और समझदार आदमी जो है एक बार गलती करके दोबारा दोहराता नहीं है। तो मतलब एक ही फिल्म की है हाँ, मैंने एक फिल्म की जिसका नाम था तेरी पूजा करे संसार। अच्छा, नेशनल इंटीग्रेशन पे। जी हाँ। अच्छा। और देखिए, ये हमारे ही मुल्क है, उस फिल्म में मैं हीरो था, अच्छा। और ये एक डिवोशनल फिल्म थी माता वैष्णो देवी के ऊपर। माता वैष्णो पे। तो उसमें मैं हीरो था। हालांकि फिल्म अच्छी चली, लेकिन उसके बाद किसी ने बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ हीरो बनना ही जो है वो सब कुछ नहीं होता है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाह वाह। तो हीरो जो है वो एक मेन डिश की तरह होता है। जैसे आप कहिए कि मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी, तो हीरो जो है वो मटन या चिकन की तरह है। और हम लोग जो हैं, हम चावल हैं, हम मसाला हैं, हम ज़ीरा हैं, हम हल्दी हैं, हम नमक मिर्च हैं। तो हमारे बगैर कोई भी डिश जो है वो मज़ेदार नहीं हो सकती। रजा मुराद जी, सुबह सुबह आप एक डिश बना रहे हैं। इस समय बिट्टू अग्रवाल का फोन है सहारनपुर से। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, बोलिए। नीति जान जी और रजा मुराद जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्ते। जी। हाँ जी, सवाल कीजिए। हेलो रजा मुराद जी। जी। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कठिन फिल्म है जिसमें आपको सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, कोई। देखिए, दो कठिनाइयां होती हैं। एक होती है जिस्मानी, और एक होती है, एक शारीरिक होती है, एक दिमागी होती है। एक फिल्म थी मेरी, उसमें एक स्पेशल इफेक्ट का शॉट था। फिल्म का नाम था अलादीन के कारनामे, और मैं उसमें जादूगर बना था। तो उस जमाने में टेक्निक इतनी इंप्रूव नहीं हुई थी। तो 12:30 बजे दिन के वो उन्होंने एक शॉट लगाया जिसमें मुझे यूं हाथ करके बैठना था, और अगर आधा इंच भी मेरा हाथ हिलता था तो वो कट कर देते थे। तो 12:30 से लेके 5:30 बजे तक यूं ही हाथ रखे मुझे बैठे रहना पड़ा, और अगर एक सूत भी हिलता था तो शॉट एनजी हो जाता था शॉट। तो ना तो मैं खाना खा पाया, ना मैं उठ पाया, ना मैं बैठ पाया, बस मैं यूं ही। और मुझे ये एक्सप्रेशन देने थे कि सारी लड़कियां जो हैं मेरी हथेली पर नाच रही हैं, जादू से मैंने उनको छोटा कर दिया है। तो 5 घंटे मुझे बिल्कुल हाथ यूं करके बैठना पड़ा था। वो एक ऐसा शॉट है, वो एक ऐसी फिल्म है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ। बिल्कुल याद रखने वाला शॉट है। एक तो मुश्किल भी था इतने टाइम तक ऐसे रखना, और भी मुश्किल था कि आपको हाथ पे लड़कियां रखनी थी इतनी सारी। नहीं है, जो, और क्या जो है, एक्सप्रेशन और क्या देने है, थे। उसके अलावा हाथ फैलाने की आदत नहीं है। हाथ हमने कभी जिंदगी में फैलाया ही नहीं। हम तो कहते हैं कि नजर है अबरे करम पर दरख्ते सेहरा हूं, नजर है अबरे करम पर दरख्ते सेहरा हूं, किया खुदा ने ना मोहताज बागबां मुझको। वाह, बहुत तो good। हाथ फैलाने की आदत नहीं है। हाथ फैलाने में भी तकलीफ हो रही थी। रजत जी, आपने FTIA में एक डिप्लोमा फिल्म की थी जिसमें लकड़हारे का जी, रोल जी, किया था, जी, जी। और काफी ये रोल मशहूर भी हुआ जी, था। जी, जी, कुछ जी। बताइए इसके बारे में। हाँ, एक हमारे दोस्त हैं सुरेंद्र चौधरी साहब, इन्होंने ये फिल्म विलाप बनाई थी, अच्छा। और इसे तेहरान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का ग्रांड प्री अवार्ड मिला था। अच्छा। और मुझे इस फिल्म में उस लकड़हारे की भूमिका में सबसे ज़्यादा एक्टिंग में मार्क्स मिले थे। अच्छा। और इसमें कोई उसका डायलॉग नहीं था। अच्छा। हाँ, ये हीरो था लेकिन इसका कोई डायलॉग नहीं था। तो बाकायदा मैं जंगलों में गया, लकड़हारों को मैंने स्टडी किया। जी वो जो कपड़े मुझे दिए गए, जी। काफ़ी दिन तक मैंने वो कपड़े पहने, उन कपड़ों को पहन पहन कर गंदा किया। सुबह जब शूटिंग पर जाता था तो मैं नहाता नहीं था, बाल नहीं धोता था। तो 6 दिन उसकी शूटिंग चली, 6 दिन मैंने अपने बाल नहीं धोए और कैरेक्टर स्टडी किया। और जब ये फिल्म एग्जामिनेशन के लिए दिखाई गई और स्क्रीन के एडिटर थे मिस्टर SS पिल्ले, जी। तो उन्होंने डायरेक्टर से पहला सवाल ये किया कि इस लकड़हारे को आप कहाँ से लेकर आए? तो उन्होंने कहा ये लकड़हारा नहीं है, ये हमारा स्टूडेंट है। स्टूडेंट है, और बेस्ट स्टूडेंट का भी आपको
देखिए, बेस्ट का फैसला तो जनता जनार्दन करती है, जिसे जनता चाहती है वो बेस्ट होता है। जी, इस समय फोन है डॉक्टर विजय प्रकाश का बिहार से। जी हेलो हेलो। जी नमस्कार राजा मुराद जी को और हाँ आपको भी। हाँ विजय नमस्कार। साहब, अच्छा पहले ये बताइए कि डॉक्टर जो हैं आप मेडिकल हैं या पीएचडी हैं? चलिए मैं लिंग्विस्टिक का ओहो, वो पीएचडी कर अच्छा किस शहर से हैं डॉक्टर साहब आप? जी किस शहर से बोल रहे हैं आप? बिहार से। सासाराम बिहार से। जी जी फरमाइए डॉक्टर साहब। सासाराम बिहार से। जी 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 सुन लिया। बोलिए। राजा मुराद साहब, जीवन जो है अनुभवों का खजाना है। आप सिर्फ 2 अनुभव आप हमको सुनाएं, एक सुखद हो जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे और एक दुखद हो जिसको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। धन्यवाद। जी हाँ, मैं आपको 2 अनुभव सुनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक सुखद अनुभव सुनाता हूँ। ये बात कर रहा हूँ मैं 31 मार्च 1995 8:35 की। मैं दिल्ली से आ रहा था और एयरपोर्ट पे मैं कन्वेयर बेल्ट पे अपने सामान का इंतज़ार कर रहा था कि एक बहुत ही सुरीली आवाज़ ने मुझसे कहा, आदाब रज़ा साहब। पलट के जो मैंने देखा तो मैं तो दंग रह गया, मैं दंग रह गया, बस मैं फ्रीज हो गया। जल्दी बताइए कौन था वो? थी लता मंगेशकर। अरे वाह। मैं कभी अरे उनसे वाह। मिला नहीं था। अरे वाह। खुद मेरे पास आई, खुद उन्होंने मुझे आदाब कहा और मैं उनका इतना बड़ा ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर लता मंगेशकर नहीं होती तो इस दुनिया का क्या होता। कितनी बेरंग, कितनी खोखली होती है दुनिया, कितनी बगैर रस की होती। तो खुद वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे आदाब किया। मैंने कहा, लता जी आज आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। आज से पहले मैं अपने आप को बिल्कुल अधूरा महसूस करता था क्योंकि कभी मैं आपसे मिला नहीं था। तो ये साबित हुआ कि लता जी ना सिर्फ एक ग्रेट सिंगर हैं बल्कि एक बहुत अच्छा महान दिल भी रखते ह्यूमन बीइंग भी हैं। वो खुद मेरे पास आई। मेरी क्या औकात है उनके सामने, मैं एक छोटा सा कलाकार हूँ। लेकिन उस दिन बतौर इंसान भी उन्होंने अपनी महानता का बहुत बड़ा सबूत दिया। एक तो ये मैं कभी वाक़या भूला नहीं हूँ। और दूसरा वाक़या जो आप पूछ रहे हैं, जो दुखद वाक़या है, एक बार मैं अकोला एक शो के लिए गया था और शो में क्योंकि ज़्यादा भीड़ जुटे तो एक ओपन जीप में जो हमारा ऑर्गेनाइज़र था वो हमको जीप में शहर में घुमाने के लिए ले गया ताकि ज़्यादा पब्लिक इकट्ठा हो। तो 3rd फ्लोर पे एक बच्चा मुझे देख रहा था, झांक रहा था और झांकते झांकते वो कुछ आगे बढ़ा और बैलेंस उसका लूज हुआ और वो बच्चा सर के बल नीचे गिर गया और उस बच्चे की मौत हो गई। तो आज भी मैं सोचता हूँ कि अगर काश मैं उस गली में ना जाता, वो बच्चा मुझे देखने के लिए ना आगे आता, तो आज वो बच्चा जिंदा होता। ये एक ऐसा वाक़या है जो हमेशा मेरे दिल में कांटे की तरह चुभता है। लेकिन होनी है भैया, जो होना है, जो भगवान ने, अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो होता है। तो ये 2 वाक़यात मुझे हैं याद जो मैंने आपको सुनाए। इस समय कृष्ण कुमार का फोन है उत्तर प्रदेश से। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव रोल करने में, पॉजिटिव रोल करने में तो अच्छा काफी लगता है, लेकिन नेगेटिव रोल करने में कैसा फीलिंग होता होगा? नेगेटिव। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, नेगेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं पॉजिटिव से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। डेफिनेटली होते हैं और करने में भी मज़ा आता है। एक सेंस ऑफ पावर मिलता है कि चारों तरफ आपके लोग हैं, लोग आपसे डर रहे हैं, लोग आपसे कांप रहे हैं और आप जैसा चाह रहे हैं। अच्छा, आपको ये अच्छा लगता है कि लोग हाँ, हाँ। आपसे डर रहे हैं, कांप रहे हैं? देखिए हर इंसान को जिंदगी में पावर चाहिए, जी जिंदगी में ना सही पर्दे पर सही, जी। तो एक इमेज बन जाती है, एक पावरफुल इमेज बन जाती है। तो मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ। ये बात ज़रूर है कि बाद में जो अपनी करनी का फल जो है वो घूंसों में, मुक्कों में, लातों के ज़रिए हमें चुकाना पड़ता है, पिटाई के ज़रिए चुकाना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत इंजॉय करता हूँ नेगेटिव रोल्स करना। लेकिन कई बार लेकिन रज़ा मुराद जी, जब आपको इस ऐसे रोल्स में आपको ये मिलता है कि बैड मैन, विलन के जो रोल आप करते हैं, तो कैसा लगता है? देखिए आजकल की जो ऑडियंस है
बहुत समझदार है। वो ये नहीं देखती कि आप कौन सा रोल कर रहे हैं, वो ये देखती है कि आप रोल निभा कैसा रहे हैं। जैसे कैसा मैं आपको किया उदाहरण है। दूंगा शाहरुख खान का। फिल्म डर में वो विलन थे, और जितनी मार शाहरुख खान ने उस फिल्म में खाई है, मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में किसी हीरो वाली इमेज के आर्टिस्ट ने इतनी मार खाई हो। और डर जब आप देखकर निकलते हैं तो सिर्फ शाहरुख खान आपको याद रहता है। तो जी जैसे गब्बर सिंह का रोल है, जी ये लेजेंड्स हैं। मोगेम्बो का रोल है, ये लेजेंड है। जी डॉक्टर डेंग का रोल है। ये रोल्स जो हैं, ये हमेशा, जब तक शोले लोगों के जहन में रहेगी जिंदा, गब्बर सिंह भी रहेगा। सबसे पहले गब्बर का ख्याल आता है उसमें। सॉरी, मैं कुछ गुस्ताखी कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत नहीं यही है। मोहन, इस समय हम फोन ले लेते हैं। जी, मोहन जी। बलानी का है बीकानेर से। हेलो। हाँ जी। हाँ हेलो। जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न था कि राज कपूर की फिल्म जब आपने की थी हिना वगैरह दूसरी, उसमें आपको अनुभव कैसा रहा आपका राज कपूर के साथ करने के अंदर, और वो आपको कैसे चॉइस मिली आपको? देखिए, राज साहब इस ना सिर्फ हिंदुस्तान के बट एशिया के सबसे बड़े, वाकई एक जेन्युइन शोमैन थे। उनकी एक नज़र थी, उनकी एक निगाह थी। उनके लिए उनका कलाकार जब कैमरा फेस कर रहा होता था तो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनके लिए कोई नहीं होता था। ये राज साहब थे। इतनी इज्जत देते थे, इतनी इम्पोर्टेंस देते थे आपको। बिल्कुल जिस वक्त काम लेते थे तो पलकों पे बिठाते थे। और मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा अनुभव था। और कई बार अगर उन्हें ऐसा लगता था कि आर्टिस्ट उतना अच्छा शॉट नहीं दे पा रहा है, तो कई बार कैमरामैन को डांटते थे कि वो ट्रॉली सही नहीं चली। कई बार लाइटमैन को डांटते थे। कलाकार को कभी ये महसूस नहीं होने देते थे कि उसकी वजह से काम जो है वो ठीक नहीं हो रहा है। समराज जी, आप अभी बात कर रहे थे कि शाहरुख खान ने विलन का रोल किया, मतलब नेगेटिव रोल किया है। तो ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है कि हीरो भी नेगेटिव रोल करने लगे हैं, आपको ठीक लगता है? हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, मारने दीजिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जो फीमेल अपोजिट रोल कर रही हैं, विलन का रोल कर रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि किसी भी आर्टिस्ट को वर्सटाइल होना चाहिए। जैसे काजोल ने रोल किया था गुप्त में, नेगेटिव रोल था, लेकिन इतनी खूबसूरती से उन्होंने उस रोल को निभाया। जी और अभी प्रियंका चोपड़ा की फिल्म आई थी ऐतराज, जी तो करना चाहिए, व्हाई नॉट। हर इंसान के अंदर एक फरिश्ता भी है, एक शैतान भी है। अब वो डिपेंड करता है कि उसकी परसेंटेज कितनी होती है, बुराई की परसेंटेज कितनी होती है। कई बार हालात जो हैं इंसान को बुरा बना देते हैं। कई बार हालात इंसान को ऐसा सब कुछ करने पर मजबूर कर देते हैं जो वो नहीं करना चाहता। कई बार इंसान जज्बात में बहकर कुछ ऐसी हरकतें कर बैठता है, बाद में उसे उस बात से तकलीफ भी होती है। लेकिन हम सब इंसान हैं, जी हम सब गलती के पुतले हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं और माफ़ करने वाला ऊपर बैठा है। रजा जी, आपने बताया कि वर्सेटाइल होना चाहिए, हर तरह के रोल करना चाहिए, लेकिन विलन को कोई हीरो नहीं बनाता कभी। उनके साथ ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। विनोद खन्ना विलन से हीरो बने, शत्रुघ्न सिन्हा साहब बने, राज बब्बर साहब बने, एक मैं ही रह गया। जी, इसीलिए मैंने ये बात कही थी। खैर कोई बात नहीं। इस समय सोम शंकर का फोन है शोलापुर से। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। हेलो। बोलिए सोम साहब। हेलो साहब। जी बोलिए। हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार। शोलापुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, अमरीश पुरी जी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। जी जी। उनके जाने से आपको कैसा महसूस हो रहा है, और आपके उनके साथ कैसे रिलेशन थे? हाँ, आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अमरीश पुरी एक कंप्लीट एक्टर थे। अमरीश पुरी साहब का चेहरा, उनकी आँखें, उनकी आवाज़, उनका खूबसूरत जिस्म, उनकी सिंसेरिटी, उनका डेडिकेशन, उनका प्रोफेशनलिज्म, मैं नहीं समझता कि कोई और कलाकार जो है वो अमरीश पुरी की जगह ले सकता है। जिस तरीके से आज हम
अमिताभ बच्चन साहब को एक कंप्लीट एक्टर कह सकते हैं, उसी तरीके से अमरीश पुरी अपने आप में बदाते खुद एक कंप्लीट एक्टर थे, एक वर्सटाइल एक्टर थे। उनकी जगह कोई ले नहीं सकता और मेरी रिलेशनशिप उनसे बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार से मिलते थे। मैंने उनके साथ तकरीबन 18 फिल्मों में काम किया और उनके बड़कपन का मैं आपको एक सबूत देता हूं। एक मेरी फिल्म है हिना, उसमें मुझे एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला और उस अवार्ड का अनाउंसमेंट किसी टीवी चैनल ने किया सुबह सुबह, और वो अमरीश जी उस वक्त हैदराबाद में थे। हैदराबाद से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे मुबारकबाद दी। मैं सो रहा था, मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि मुझे कोई अवार्ड मिला है। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी और आधे घंटे के बाद इतनी बड़ी एक फूलों की टोकरी अमरीश जी की तरफ से मेरे लिए आई। तो ये बहुत सीधे साधे सच्चे इंसान थे, बच्चों की तरह थे, बहुत जल्दी गुस्सा होते थे, बहुत जल्दी रूठते थे, बहुत जल्दी मानते थे, बहुत जल्दी खुश होते थे। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह थे और इसी वजह से उनके इस चाइल्ड लाइक एटीट्यूड की वजह से सुभाष घई साहब उन्हें चाइल्ड आर्टिस्ट कहते थे। इस समय सुशील कुमार जी का फ़ोन है मुजफ्फरपुर से। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, राजा मुराद जी से हम पूछना चाहते हैं हाँ जी। कि सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि आपका फेवरेट रोल और सीन कौन से हैं? देखिए भैया, मैंने अब तक 400 फिल्में की हैं और 400 फिल्मों में से अगर 400 बच्चे हैं और आपसे ये पूछा जाए कि इन 400 बच्चों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है, तो बड़ा मुश्किल सवाल है। कुछ फेवरेट रोल्स होते हैं। 2 रोल मेरे बहुत करीब हैं ज़िंदगी के। एक तो अभी जिसका आपने सीन देखा, राम तेरी गंगा मैली, और एक राज साहब के बेटे रणधीर कपूर ने जो फिल्म डायरेक्ट की थी हिना। ये 2 फिल्में जो हैं ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं और ये मेरे 2 बहुत फेवरेट रोल्स हैं। पब्लिक को मेरा एक रोल आज तक नहीं भूलता, वो रोल है फिल्म नमक हराम का, जिसमें मैं शायर बना था। आज जब मैं वो फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि अगर आज मुझे ये रोल मिलता तो क्या बात तो है। मैं बहुत अच्छा करता, लेकिन अब ना वो उम्र है ना वो डील डॉल है। बिल्कुल मैं दुबला पतला था उस ज़माने में। तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखाता है, लेकिन कई बार देर हो जाती है। कोई बात नहीं है। रजा जी, आपने जब हिना फिल्म की थी जी। उस समय तो राज कपूर जी नहीं थे, तो उस समय जो डायरेक्शन हुआ था और जब राज कपूर की फिल्मों में किया था, कुछ फ़र्क लगा आपको? रणधीर कपूर ने ये जो फिल्म बनाई, ये ऐसा था कि जैसे रणधीर कपूर एक मिशन पर निकले हैं। अपने बाप का सपना पूरा करने का एक मिशन है। जी। एक बाप का अधूरा सपना था, उन्होंने वो पूरा किया। और जिस मेहनत के साथ रणधीर कपूर ने ये फिल्म, जिस डेडिकेशन के साथ बनाई, बहुत खूबसूरत। तो हमें तो कई बार ऐसा लगता था कि ऊपर से राज साहब हम सबको गाइड कर रहे हैं, जी, फिल्म डायरेक्शन दे रहे हैं। समय चंद्र प्रकाश तिवारी का फोन है लखनऊ से। हेलो। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए अपना अब्बास सवाल। साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया। लखनऊ से बोल रहे हैं। इत्तेफाक ये है कि अभी जो आपने सीन देखा फिल्म हिना का, उसमें हीरो का नाम भी चंद्र प्रकाश था। हाँ, राधा, हम ये जानना चाहते हैं हुकुम जी हुकुम। कि आने वाला कोई सीरियल आपका है और उसमें क्या रोल है आपका? देखिए, बहुत से पायलट्स हैं, बहुत से सीरियल्स हैं और बहुत से सीरियल्स अभी आने वाले हैं। तो मैं एक शो एंकर भी कर रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। ये सोहेब इलियासी साहब बना रहे हैं, डीडी के लिए बना रहे हैं। उसका नाम है द ब्रेव किड्स। और वो उन बहादुर बच्चों के बारे में है जिन्हें 26 जनवरी को प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिलता है। तो उनकी बहादुरी के उसमें कारनामे हैं जिसका सूत्रधार मैं हूँ। उसके अलावा भी बहुत से सीरियल्स हैं, अगर मैं नाम लूँ तो पूरा वक्त जो है सीरियल में चला जाएगा। आपने भी टीवी सीरियल किया था, उस समय कहाँ गए वो लोग? जी जी जी, दूरदर्शन का ही था। जी जी।
तो उसके बाद आपने काफ़ी लैंग्वेजेस की भी फिल्में की हैं, जी। हिंदी फिल्में तो आपने बहुत की हैं, लेकिन फिर भी आपको सबसे चुनौतीपूर्ण रोल कौन सा लगा? किस रोल को कहेंगे कि हाँ इसमें कुछ दम था, बात थी? आप हिंदी फिल्मों की बात कर रही हैं या जो रीजनल फिल्में मैंने आप की हैं? टोटलिटी में बताइए कि मतलब किस फिल्म का आपको लगा कि हाँ ये मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा रोल था? अच्छा, मैंने अभी एक तेलुगु फिल्म की, अच्छा उसका नाम है शिव शंकर, अच्छा और मैंने उसमें एक डॉन का एक गॉडफादर टाइप एक अच्छा शख्स है जो एक सड़क के बच्चे को घर ले आता है, जी और उसका अपना खुद का बच्चा भी है, दोनों बड़े होते हैं, और जो पाला हुआ बेटा है उससे ये ज़्यादा मोहब्बत करता है, अच्छा और ये बात जो है सगे बेटे को अच्छी नहीं लगती, और दोनों में टेंशन होती रहती है इसी बात पर कि बाप के बाद गद्दी कौन संभालेगा। लेकिन जब आजमाइश की घड़ी आती है तो अंग्रेजी में एक मिसाल है कि द ब्लड इज थिकर देन वाटर, जी मैं अपने बेटे की तरफ हो जाता हूँ क्योंकि वो मेरा अपना बेटा है, अपना बेटा और फिर हमारा जो है उससे कन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और ये फिल्म थी अभी ये पिछले रिलीज- साल रिलीज हुई, अच्छा कैसी पर सौंदर्या की ये लास्ट फिल्म थी, ओ, सौंदर्या जिनका जी, इंतकाल हो गया जी जी प्लेन क्रैश में। तो आखिरी सीन उन्होंने मेरे साथ किया था, आखिरी शॉट उन्होंने मेरे साथ किया था, उसके बाद पैकअप करने के बाद वो चली गई। तो ये रोल करने में मुझे बहुत मजा आया, हालांकि मेरी जबान नहीं है, कई बार डायलॉग बोलने के बाद मैं पूछता था कि इसका मतलब क्या है। जी इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले एक फोन ले लेते जी, जी। हैं। श्री गोंडा से है किरण का। हेलो नमस्कार राज साहब, नमस्कार भैया। हम किरण गवानी बोल रहे हैं श्रीगोंदा से। हाँ जी बोलिए। जी सवाल कीजिए। आपने जो बच्चों के साथ शकला का बूम सीरियल की थी, हाँ हाँ, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आगे आप ऐसी सीरियल करना चाहते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल अभी करना चाहिए। बताए कि बच्चों के साथ एक और हाँ एंकरिंग मैंने कर अभी रहे हैं। जैसा बताया किरण साहब के एक और सीरियल मेरा आ रहा है सोहेब इलियासी का, शाकाला का बूम बूम एक बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस था। चारों तरफ मैं बच्चों से बच्चे ही बच्चे। घिरा रहता था, और मुझे बच्चों के साथ काम करना इसलिए अच्छा लगता है कि अंदर से मैं भी एक बच्चा हूँ। रज़ा मुराद जो है वो जिस्मानी तौर पे जो है हो सकता है कि बड़ा ख़तरनाक लगता हो, लेकिन दिल से वो अभी भी बच्चा है, दिल से अभी भी उसमें बहुत लड़कपन है। तो बच्चों के साथ जब मैं बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने हम उम्र कलाकारों के साथ बैठा हूँ, और बच्चों के साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। कई बार सड़क पे जाता हूँ, किसी का बच्चा गोद में दिखाई देता है तो उसको मैं अपनी गोद में ले लेता हूँ। बच्चों से मुझे बहुत प्यार है और बच्चों की कंपनी मुझे हमेशा अच्छी लगती है। समय हरीश का फोन है कल्याण से। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मैडम, मुझे रजा मुराद जी से एक प्रश्न पूछना है। जी जी पूछिए, आपके सामने। जी रजा मुराद जी, जी। क्या आप थिएटर से रिलेटेड है क्या? और अगर थिएटर से रिलेटेड है तो फिल्म क्षेत्र में थिएटर आर्टिस्ट का कितना महत्व है? देखिए, थिएटर किसी भी कलाकार के लिए कमांडो ट्रेनिंग की तरह है। इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थिएटर से आए हैं, बहुत लंबी उनकी लिस्ट है। बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, बहुत लंबी लिस्ट है। थिएटर वाकई एक ऐसा ग्राउंड है कि एक बार अगर थिएटर की आप अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर लें तो आपके लिए फिल्म में काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। लंबे से लंबा डायलॉग जो है थिएटर वाले बहुत जल्दी याद करते हैं, क्योंकि एक ही फ्लो में वो 3 घंटे का प्ले कर देते हैं। मैंने थिएटर बहुत कम किया है, मैंने थिएटर ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन बराए नाम किया है। फिल्म इंस्टीट्यूट में जब हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो वहाँ जूलियस सीजर एक प्ले हुआ था जिसमें मैंने मार्क एंटनी का रोल किया था। और अभी कुछ बच्चों ने मुझसे दरख्वास्त की, एक प्ले किया था दिल्ली में, कौवा चला हंस की चाल। तो उन्होंने मुझसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारे साथ इस प्ले में काम कीजिए। और एक दिन की रिहर्सल में मैंने वो प्ले किया दिल्ली में,
और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि उमूमन ऐसा होता है कि प्ले की रिहर्सल तकरीबन एक महीना होती है। एक महीने जी हाँ, होती तो है। लेकिन मैंने एक दिन की रिहर्सल में, क्योंकि वो रिहर्सल दिल्ली में हो रही थी और मैं प्ले से एक दिन पहले गया, एक दिन मैंने रिहर्सल की और अगले दिन मैंने उसका शो किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर इसके बाद भी मेरे पास कोई थिएटर का ऑफर आता है तो आई विल बी गेम फॉर दैट। इस समय पद्मा का फोन है अहमदनगर से। जी। हेलो हेलो। हेलो। जी। हाँ बोलिए। हेलो सर, जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। दो पूछिए। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और वो थोड़ा गा के सुनाइए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। बस बस पद्मा जी समझ गई होंगी। हालांकि मैंने आपको देखा नहीं है। क्यों, आपने गाना बहुत अच्छा गाया है, लेकिन रजा जी हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने फिल्मों में तो बहुतों की जान ली है, लेकिन क्या वाकई असली ज़िंदगी में कभी किसी की जान बचाई है? जान बचाई है। बताइए। मैंने जान क्या बचाई हुआ? है। क्योंकि एक शूटिंग के दौरान ऐसा बहुत कुछ होता रहता एक है। मशहूर हीरोइन की मैंने जान बचाई। अच्छा। और मैं जान बचाने वाला कौन हूं? मैं तो जरिया बन गया, जान बचाने वाला तो ऊपर बैठा है। हम तो सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं, बकौल बिल्कुल। आनंद के आनंद। अब वो तो आ नहीं सकते, वो अपने किसी को भेज देते जी हैं हाँ, कि जी हाँ। बचाया तो ये जाकर। प्रेम रोग के क्लाइमेक्स का वाकया है। अच्छा। सीन ये है कि क्लाइमेक्स में ऋषि कपूर और पद्मनी कोल्हापुरी को बांध दिया जाता है, एक पोल से बांध दिया जाता है, और मैं उसे लेने के लिए आया। अच्छा। लेकिन जिस नियत से मैं उसे लेने के लिए आया हूं, वो नियत और कैरेक्टर्स उस नियत के बारे में नहीं जानते। मैं बुरी नियत से उसे लेने आया हूं। अच्छा। और जब चारों तरफ उनकी आग लगा दी जाती है, तो मैं उसे बचाने के लिए जाता हूं। जी। फिर जब फाइनल टेक हुआ तो आग लगी उसमें। आग की लपटें बहुत ऊपर तक, कुछ 20-25 फीट ऊपर तक आग की लपटें जा रही थी। और शॉट में यह था कि मैं हाथ खोलता हूं और वो टर्न होकर ऋषि से लिपट जाती, चबूतरे पे थी। अच्छा। तो उनकी रस्सी कुछ लूज बनी हुई थी, और जब मैं बढ़ा, मैंने एक रस्सी उनकी खोली, और जब उन्होंने टर्न लेना चाहा, तो क्योंकि ये रस्सी लूज थी, वो बैलेंस लूज कर गई और डायरेक्ट वो आग में गिरी। अरे बाप रे। और बस 1/10 ऑफ ए सेकेंड में कहां से 6 सेंस मेरे आया। मैं आग में कूदा, कूदने के बाद मैंने यूं पकड़ के उस पद्मनी को, और मैंने फेंका उसे बाहर चबूतरे। ये 1 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि पद्मनी जो है एक जलती हुई चिता पर लेटी हुई है, इतनी भयानक आग थी वो। और सबसे पहले पद्मनी ने उठ के अपने बाल देखे कि मेरे बाल तो नहीं जले, और आप यकीन कीजिएगा उसको आंच तक नहीं आई। ये सीन आज भी वीडियो में कैद हुआ था। अच्छा। लोगों की चीखें निकल गई थी, लोग कांप गए थे ये देखकर। बस कहां से वो सेंस आया कि एकदम कूद गए, और 1 सेकंड में सब। 1 सेकंड। मैं खुद आग में कूदा, और कूदने के बाद मैंने उसको बाहर फेंका। तो ये तो हम तो जरिया बन गए, हम तो कुछ भी नहीं है, बचाने वाला वो है। जी। इस समय प्रेम किशोर का फोन है बिहार से। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्ते मुराद साहब। हाँ जी, नमस्ते भैया। मुझे आपसे क्वेश्चन करना था जी, कि आपको नेता और अभिनेता में क्या अंतर दिखाई पड़ता है? अच्छा, और आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, नेता को या अभिनेता को? नहीं मतलब आप नहीं, मैं आपका मतलब समझ गया। क्या फर्क है उन्होंने? देखिए, अभिनेता हो या नेता हो, जी, दोनों बोलने की खाते हैं। जी। दोनों बोलने की खाते हैं,
और दोनों एक्टिंग करते हैं, जी और जो अच्छा अभिनेता होता है या जो एक अच्छा नेता होता है, जैसा क्राउड होता है, जैसा देश होता है, वो वैसा अपना भेष बना लेता है, परिस्थिति के अनुसार वो अपने रंग बदलता है। जी तो नेतागिरी में भी जो है एक्टिंग टैलेंट दरकार होता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जी। आपका मकसद क्या है पॉलिटिक्स में जाने का? देखिए, पॉलिटिक्स में मेरा जाने का मकसद ये है, क्योंकि आप तो खुद इंस्टीट्यूट हैं, या प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन सकते थे, कोई प्रोडक्शन हाउस खोल सकते थे, लेकिन आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, तो कुछ मकसद है वहाँ जाने का? देखिए उनका एक सवाल अधूरा रह गया। जी उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि मेरा फेवरेट नेता कौन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा फेवरेट नेता कौन है, मैं ये बताऊँगा आपको कि क्या अच्छा लगता है, नेता बनना या देखिए, आज जो मेरी पहचान जी। है, आज जो मेरी पहचान वो है, एक एक्टर से है? वो एक बतौर अभिनेता है। पॉलिटिक्स में आना मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं है, मेरा मकसद यश कमाना नहीं है, मेरा मकसद मशहूर होना नहीं है, मेरा मकसद ताकत पाना नहीं है। ये तमाम चीज़ें मेरे पास हैं, जितनी भी हैं ठीक है। मेरा मकसद पॉलिटिक्स में आने का ये है कि जो आजकल कुछ कम्युनल ताकतें जी अपना सर बुलंद कर रही हैं, उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जी और देखिए, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, हमारी जो कंट्री है, हमारे जो दर्शक हैं, जी उनके दिल में तो ऐसी कोई भावना नहीं है। सब जानते हैं, जो दिलीप कुमार को जानता है उसे ये पता है कि इनका नाम यूसुफ खान है। जी आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, ये खामा खान। ये काम का नहीं। तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, दर्शकों के दिल में, इस महान देश की जो जनता है उसके दिल में तो ये बात है ही नहीं। जी ये जो एक खामा-खा दूरी पैदा कर रही हैं कुछ ताकतें, कम्युनल ताकतें, हमें उनको चेक करना है, हमें उनको चेक करना है, हमें उनको डिस्करेज करना है, और हमें अपनी जनता को बताना है कि इनसे दूर रहें, हमें उनको आगाह करना है। इस पर मैं आपको एक शेर सुनाऊं। जी सुनाइए। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, वाह पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के रहनुमाओं को भी हो। वाह वाह, बहुत खूब। तो मेरा तो ये मकसद है, मैं इस मकसद के तहत जी आया हूँ। एक बहुत अच्छी पार्टी है हमारी, कांग्रेस पार्टी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि इन्होंने जिक्र किया, एक नेशनल पार्टी है। जी एक हम एक फोन ले लें, दिल्ली से ही फोन आ रहा है, हर्ष का। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार रजा साहब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल रजा कीजिए। साहब, जी, आप सोशल वर्क क्या करेंगे, आप कुछ इस बारे में कुछ अपनी राय? नहीं देखिए, सोशल वर्क करूंगा नहीं। रजा जी, अगर अपने वर्क की बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुझे तो शॉर्ट में बताइए, एज ए पॉलिटिशियन आप इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए क्या करेंगे? इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं बड़ा इनसिक्योर करियर है, हाँ, और आज जैसे बजट में इतनी सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, उनको कुछ ना कुछ देती है, तो फिल्म इंडस्ट्री को भी कुछ देना चाहिए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? कुछ इसकी तरफ आप काम करेंगे? देखिए मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ जी कि फिल्म इंडस्ट्री आज हमारी पनप रही है या नहीं पनप रही है, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जो बुरी फिल्में थीं वो पहले भी नहीं चलती थीं, अच्छी फिल्में पहले भी चलती थीं, अब भी चलती हैं। कई बार अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए जी आप सरकार को दोषी ठहराते हैं, वो बात गलत है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जब भी
मुल्क को ज़रूरत पड़ी तो इंडस्ट्री वाले हमेशा आगे आए, जी और जब इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ी तो गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रही है। तो ये एक रिश्ता जो है गवर्नमेंट का और फिल्म इंडस्ट्री का, इसमें कई बार कुछ क्लैशेस होते हैं, कई बार कुछ मांगे होती हैं, कई बार कुछ जी नाराज़गी होती है। जी तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो हमेशा डिस्कस की जाती है। जी और बाकी जहाँ तक फिल्मों का सवाल है तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि फिल्में आप अच्छी बनाइए, फिल्में आप अच्छी बनाइए, फिल्में आप साफ सुथरी बनाइए। आजकल ये जो फिल्में आ रही हैं, जिस टाइप की फिल्में आ रही हैं, जिसमें ज़्यादा अश्लीलता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उसके हक में नहीं हूँ। उससे क्या है कि नौजवान जहनों पे एक गलत असर पड़ता है, जी तो उस पर अंकुश लगाना जो है बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। इस समय बनारस से फ़ोन है कमलेश का। हेलो हेलो हेलो, फ़ोन शायद कट हो गया। हम जानना चाहेंगे, काफ़ी गंभीर बातें होने लगी थी कि जो परंपरा आपकी चली आ रही है कि आपके फादर एक्टर थे, फिर आप बने, और अब आगे आपके बेटा और बेटी इस फिल्म में लॉन्च होने जा रहे हैं, तो अपनी बेटी आपकी लॉन्च होने जा रही है, तो उनके बारे में कुछ बताइए कि क्या कर रही हैं इस समय। बेटी जो है उसका नाम आयशा है। आयशा 18 साल की है जी 5 फीट 8 इंच ऊंची है। दर्शकों को मैं उसकी फोटो दिखा दूं हाँ जी बोलिए। और डैडी की लाडली है जी, डैडी की लाडली है जी, फिल्मों में काम करना चाह रही है, तो मुझे कोई इसमें एतराज़ या आपत्ति नहीं है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि ये हमारा ख़ानदानी काम है। ये आयशा हैं, यहाँ ये आयशा हैं, ये हमारा ख़ानदानी काम है जी। और मैं नहीं समझता कि कोई लाइन किसी को बुरा या अच्छा कर सकती है। जी बजाते खुद इंसान क्या होता है, उसके अंदर की अच्छाई होती है। अगर वो ठीक रहना चाहे तो किसी भी लाइन में वो अच्छा रह सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर उसे बिगड़ना है जी तो उसे बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। जी तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि देखिए आजकल के जो बच्चे हैं, जब हम उनकी उम्र में थे तो हमसे बहुत ज्यादा वो स्मार्ट हैं। जी आज जो उनके पास साधन है, आज उनके पास कंप्यूटर है, आज उनके पास ईमेल है, आज उनके पास क्या नहीं है उनके पास। बिल्कुल। जितनी आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो पूरी दुनिया का सर्वे कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जब ट्रंक कॉल करना होता था कहीं पर तो हम पोस्ट ऑफिस जाते थे, एक पर्ची भरते थे, 50 रुपए डिपॉजिट करते थे, और फिर आप ऐसे और भी उसके कॉल बाद करते थे। प्रसूति गृह की तरह वहां पे कुर्सियां होती थीं, और फिर जब आपका कॉल लगता था, एक लाइटनिंग कॉल होता था जो सबसे महंगा होता था, एक अर्जेंट होता था, एक ऑर्डिनरी होता था। तो एक कॉल करने के लिए आपको 2-2.5 घंटे दरकार होते थे। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। बिल्कुल। तो सारी ये फैसिलिटीज जो हैं ये आज के बच्चों को मिल रही हैं। वो जानते हैं कि उनको क्या करना है। मिसाल मैं आपको ये देता हूं। उनको भी आप अपनी तरह ट्रेनिंग देंगे, मतलब? नहीं, ट्रेनिंग ली है आयशा ने। अच्छा। बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है। किशोर नमित कपूर मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं इंस्टीट्यूट के, उनका बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से ट्रेनिंग ली है। हबीबा रहमान से ये डांस सीखती हैं। अच्छा। ये अपने आप को ग्रूम कर रही हैं। और थोड़ा बेटे के बारे में भी बताइए कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, बेटा जो है आजकल एक्सरसाइज कर रहा है। अच्छा, अपनी बिल्ड बना रहे हैं। अब मेरा बेटा है तो मैं अपने मुंह से तारीफ करना नहीं चाहता। अच्छा। 6'1", 1.5 उसकी हाइट है। वेरी गुड। लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है। अच्छा। तो और वो अपनी फिजिक बना रहा है। वो भी पहले मॉडलिंग करना चाहता है और मॉडलिंग के बाद वो एक्टर बनना चाहता है। उससे पहले अधिकारी ब्रदर्स के साथ 3 साल उसने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। अच्छा। मेरा तो ये मानना था कि कुछ भी करो उससे पहले एक कॉमन आदमी की तरह काम सीखो। एक कॉमन आदमी की तरह बस में बैठकर जाओ, यूनिट वालों के साथ खाना खाओ, उनके साथ रहो।
तो मैंने कभी उसे शूटिंग पे जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं दी, वो यूनिट के साथ जाता था, यूनिट के साथ आता था। तो मैं रजा जी, क्या आप इन लोगों के लिए कुछ फिल्म बनाएंगे, कुछ प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे? नहीं, मैं उसका कायल नहीं हूं। मैं उसका कायल इसलिए नहीं हूं कि अगर आप में दम है, अगर आप में टैलेंट है, तो आप खुद अगर उठ आप के में बात है दिखाइए। तो आपको चांस मिलेगा। जी। और बाप एक फिल्म आपको बना के दे सकता है, बाप फिल्म बना के दे सकता है, बाप फिल्म को चला नहीं सकता। बाप के पास कोई अलादीन का ऐसा चिराग नहीं है जिसके घिसने से दर्शकों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत या ममता जाग उठे। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, बाकी आगे उनकी। मैं तो एक बात का कायल हूं कि कोई भी जो सक्सेस है उसके 3 पिलर हैं। रजा जी, हमारी तरफ से आपके बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और आप भी इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में छाए रहें। यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने आप मेरी बातें काट बहुत रही हैं। मैं एक बात पूरी करके ही जाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है। मैं 30 सेकंड लूंगा कि जो सक्सेस है जी, वो 3 पिलर्स पर टिकी हुई है। जी, टैलेंट, जी, हार्ड वर्क एंड लक। ये तीनों चीजें चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये किसी के भी ऊपर हो सकता है आजमाया। नहीं, टैलेंट आपके हाथ में नहीं है, हार्ड वर्क आपके हाथ में है, लक आपके हाथ में नहीं। जी, रजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मजा आया।